जी बच्चों, राइट डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लिखिए रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज spontaneous and random emission of radioactivity is spontaneous and random emission of alpha, beta, and gamma radiations from unstable radioactive nuclei. From unstable radioactive nuclei. Right? What is radioactivity? Which radioactivity is spontaneous and random emission of alpha, beta, and gamma radiations from unstable radioactive nuclei. ठीक है? Now write nuclei radiate to gain stability. Right? Nuclei radiate to gain stability. ठीक है, इन्होंने एमिशन क्यों किया? ताकि इनकी स्टेबिलिटी गेन हो जाए। नाउ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम एमिशंस? आप लोग लिखें स्पॉन्टेनियस लिखे। व्हाई दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जी बच्चों, रेडियो एक्टिविटी जो है ये फिजिकल कंडीशंस पे या सराउंडिंग्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इनफैक्ट हर मटेरियल का अपना ही रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, प्रेशर इंक्रीज करने से इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम रिएक्शन जो है वो सर्टेन चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर से, जब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो वो मैक्सिमम रेट होता है एंजाइम रिएक्शन का। सिमिलरली जो सॉल्युबिलिटी है वो हाई टेम्परेचर्स पे ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस का जो रेट है वो हाई टेम्परेचर्स पे ज़्यादा होता है, कुछ का लो टेम्परेचर्स पे ज़्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है वो प्रेशर इंक्रीज करने से स्पीड अप हो जाता है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सराउंडिंग कंडीशन से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग लिखिए रेडियो एक्टिविटी के स्पॉन्टेनियस radioactive decay is spontaneous process that is it is not affected by its rate is not affected by physical conditions or physical factors such as temperature और pressure। ठीक है बच्चों? अच्छा, it is also a random process। ठीक है, हमने डेफिनेशन में लिखे कि radioactivity is also a random process। ठीक है, अब रैंडम प्रोसेस का मतलब ये है कि आउट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट विच इज मोस्ट अनस्टेबल एंड दिस इज गोइंग टू डिके अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल और रेडिएशन। ठीक है, तो आप लोग लिखें रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस that is it cannot be predicted, it cannot be predicted that which nucleus will decay next, that which nucleus will decay next। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
लेट्स सपोज यू हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। ये सारे के सारे न्यूक्लियाई जो आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। इन सब ने एक सर्टेन टाइम पीरियड में डिके करना ही करना है, ठीक है। बट वी डोंट नो कि कौन सा पार्टिकल जो है वो डिके होने वाला है। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर, लेट्स सपोज दे आर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। लेट्स सपोज सबसे पहले अल्फा एमिशन ये वाला न्यूक्लियस कर देता है, उसके बाद ये वाला न्यूक्लियस कर देता है, ठीक है, उसके बाद ये वाला न्यूक्लियस कर देता है। कैन यू टेल कि नेक्स्ट न्यूक्लियस कौन सा डिके होने वाला है? इन रेडियो एक्टिविटी यू कैन नॉट टेल दैट विच nucleus will decay next because it is completely a random process, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें आप लोगों की कंट्रीब्यूशन भी मुझे चाहिए होगी। लेट्स सपोज एक 10,000 हेन्स का कंट्रोल शेड है, ठीक है, वहां पे आप उनको मीट के लिए ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। उस शेड का, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर का मोर्टेलिटी रेट 2% है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उन 10,000 में से ऑलमोस्ट 200 की डेथ होनी ही होनी है, ठीक है, ड्यू टू सम डिजीज, ड्यू टू सम कंडीशंस। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि वो जो 200 मुर्गियां मरनी है, क्या उनको आप पहले ही सेग्रीगेट करके अलग कर सकते हो? आपको कि मैंने ये खरीदनी नहीं, उन्होंने मर जाना? यस। नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सर हमें इनिशियली, पता ही नहीं वो 200 कौन सी। जी हमें नहीं पता, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस। तो ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। दैट रेडियो एक्टिविटी इज कम्प्लीटली a random process. It cannot be predicted that which nucleus will decay next. I'm giving you another example, ठीक है। अगर मैंने डाइस रोल किया, ठीक है, फेयर डाइस है, इसका मतलब है सारे नंबर्स की आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। मुझे ये तो पता है 1 से लेके 6 तक नंबर आएगा, बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा। आर यू फॉलोइंग मी? ठीक है। इसी तरह लेट सपोज मैंने डाइस को रोल किया 6,000 टाइम्स, मोर और लेस 1,000 टाइम्स 1 आएगा, 1,000 टाइम्स ही 2 आएगा, सिमिलरली 3, 4, 5 और 6 भी से सेम टाइम्स आएगा, बिकॉज दे हैड इक्वल प्रोबेबिलिटीज। लेकिन एक थ्रो में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर आएगा, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस। फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ठीक है। So radioactivity is once again a random process. It cannot be predicted that which nucleus will decay next. ठीक है। इसके अलावा बच्चों आपने ये पढ़ा था कि जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, लेट्स सपोज यू हैव दिस एलिमेंट x which is let's say 10 and 20। अगर ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, so it becomes y। इसके प्रोटॉन्स कितने लेस होंगे? यस, इसके सर प्रोटॉन्स 2 दो सर। लेस होंगे, जी दो। और इसके न्यूक्लियॉन्स कितने? 8। It will be alpha plus there will be some energy emitted, ठीक है। अच्छा, अगर यही पार्टिकल लेट सपोज बीटा पार्टिकल का सोर्स है, डेफिनेटली बीटा नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ न्यू एलिमेंट y। अब इसको सिंबल चेंज कर लें w। जब बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, यू नो दैट वन न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। तो इसका प्रोटॉन नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियॉन नंबर सेम रहेगा, प्लस बीटा नेगेटिव, प्लस देयर विल बी एनर्जी एंड दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनो आल्सो, बिकॉज इस प्रोसेस में एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है, ठीक है। एंड व्हेन दिस वेरी सेम nucleus radiates, let's suppose a gamma radiation, there will be no impact on its nucleon number or proton number, there will be a gamma ray produced, ठीक है जी बच्चों। ये वाला प्रोसेस जो इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं आता। अच्छा, हमें क्या देखना है इस प्रोसेस में? आप लोगों ने जीएम ट्यूब किस काम के लिए यूज की थी ओ लेवल्स में? ठीक है, काउंट रेट के लिए। सो व्हाट वाज काउंट रेट? नंबर ऑफ सर रेडियोएक्टिव नंबर ऑफ एमिशन, रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये ओ लेवल्स की चीज है। इट वाज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशंस
number of radioactive emissions per unit time. ठीक है, ए लेवल्स में इस चीज का नाम चेंज हो जाता है. दिस क्वांटिटी इन ए लेवल्स इज कॉल्ड एज एक्टिविटी. ठीक है, इन ए लेवल्स दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्टिविटी. ठीक है, अच्छा. अब लेट्स सपोज यू हैव लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, आपको पता है कि पार्टिकल्स का लार्ज नंबर है. लेट्स सपोज दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज लेट्स सपोज 1000. ठीक है, कितने पार्टिकल्स आपके पास प्रेजेंट है? टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई. नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई. अब आपको पता है कि बच्चों इन 1000 में अल्टीमेटली डिके होना ही होना है. जितने टाइम में ये पार्टिकल्स डिके होके 500 रह जाते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड, यू नो द वैल्यू ऑफ दैट टाइम. जी बच्चों, हाफ दैट लाइफ टाइम सर. इज कॉल्ड टी इज इक्वल टू टी हाफ. दैट इज 1 हाफ लाइफ. ठीक है, हाफ लाइफ का सिंबल है टी हाफ. ठीक है, जितने टाइम में ये पार्टिकल्स फर्दर रिड्यूस होके 250 रह जाते हैं, दैट मच टाइम इज कॉल्ड ट्वाइस द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 हाफ लाइफ्स. अब कौन से पार्टिकल्स जो है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस होंगे? जिनकी हाफ लाइफ कम है या जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा है? यस, जिनकी हाफ लाइफ कम है या जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा है. कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी जो? कम है. जी, कम में से. जिनकी हाफ लाइफ कम है वो देर से, वो जल्दी से डिके होंगे. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, बिकॉज उनका नंबर बहुत ड्रास्टिकली क्विकली रिड्यूस होगा. अब वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और एलिमेंट का कौन सा आइसोटॉप है उस पर डिपेंड कर रहा है. हर एलिमेंट के आइसोटॉप की डिफरेंट हाफ लाइफ है, जो कि साइंटिस्ट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर ली है. ठीक है, सो राइट, व्हाट इज हाफ लाइफ? आप लोग डेफिनेशन लिखिए हाफ लाइफ की. यू आर राइटिंग हाफ लाइफ. सिंबल मैंने इसका क्या बताया आपको बच्चों? टी हाफ. राइट, so this is the symbol for half life. इसकी definition लिखें. half life of radioactive nuclei half life of radioactive nuclei is the time taken for the number of undecayed nuclei, the number of undecayed nuclei to reduce to half, to reduce to half. ठीक है, पहले लेट सपोज 1000 थे, जितने टाइम में वो 500 रह जाएंगे, दैट मच टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ. ठीक है, अच्छा. इसके बाद एक और क्वांटिटी लिखेंगे आप लोग, and you will write the next quantity, that is decay constant. ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं decay constant. the symbol for decay constant is lambda. ठीक है, इसको बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी. अब इस तरह की जो सिचुएशन है ना, वो डेथ और लाइफ से बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन होती है. लेट्स सपोज ये पर्सन है, क्या इसने हमेशा जिंदा रहना है? यस. जी बच्चों, लेट्स नहीं सपोज सर. ये नहीं लेट्स सर. सपोज लेट्स सपोज ये रामील है. ठीक है, अच्छा. अब रामील और कोई भी पर्सन हो सकता है. लेट्स सपोज इट्स नेम इज पर्सन एक्स. ठीक है, व्हाट इज द क्यों आपने प्रोबेबिलिटी मुझे मारना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज डेथ? जी बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ क्या है. सर यस, 100%.
यस 100%। और अगर उसको मैं न्यूमेरिकली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज डेथ इज इक्वल टू 1। यस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज इक्वल टू 1। अच्छा, बट फॉर दिस पर्सन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ हिज डिके, मतलब नेक्स्ट इंस्टेंट में ये फारिग हो जाएगा। ठीक है, ही विल डाई नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब नेक्स्ट सेकंड से। आई एम सेइंग स्टार्ट और स्टॉप, इतने टाइम में इसकी डेथ की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कम है। कम हो ठीक है जी, इसकी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम उस केस में बहुत ज्यादा कम है। सो डिके कांस्टेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग लिखिए डिके कांस्टेंट एज प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, probability per unit time of decay of a given nucleus। ठीक है, probability per unit time of decay of a given nucleus, एक सिंगल न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, इस एक न्यूक्लियस की बात हो रही है कि ये वाला न्यूक्लियस जो है नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम में डिके करेगा या नहीं। अच्छा बच्चों, वंस अगेन टेल मी, जिसकी प्रोबेबिलिटी लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी वो जल्दी से डिके करेगा। व्हाट अबाउट हिज इट्स हाफ लाइफ, जो जल्दी से डिके करेगा सर वो भी उसकी हाफ वो भी लाइफ ज्यादा होगी। हाफ सर लाइफ कम उसकी होगी। उतनी कम होगी। कम होगी, और जो देर से डिके करेगा, देर से डिके करेगा उसकी हाफ लाइफ। उसकी ज्यादा होगी सर। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज दैट इज मिल्क। ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होगी बिकॉज वो बड़ी जल्दी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज, लेकिन एक और शेल्फ पे प्रोडक्ट पड़ी, लेट्स सपोज दैट इज सोप, साबुन पड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी हाफ लाइफ या उसका लाइफ टाइम ज्यादा होगा बिकॉज उसकी एक्सपायरी इतनी जल्दी नहीं होती। लेट मी गिव यू अ बेटर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, लेट्स सपोज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सर इन सिंपल वर्ड्स जो आप बात कर रहे हैं वही होगा कि डिके कांस्टेंट इन होगा हाफ लाइफ। जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप बताएं कि एक पर्सन का लाइफ टाइम कितना होता है, एवरेज लाइफ टाइम? 60-65। 70 ईयर सर। लेट्स से 70 इयर्स। ठीक है, अच्छा, और इस बैक्टीरिया का लेट्स सपोज जो है पूरा का पूरा लाइफ टाइम ही लेट्स सपोज 5 मिनट्स है। कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट्स। ठीक है, आप 70 इयर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें आप मेरे साथ। ठीक है, ताकि इनके बल्कि सेकंड में कन्वर्ट कर लें। 70 इयर्स को आप सबसे पहले आप डेज में कन्वर्ट करेंगे, यू विल मल्टीप्लाइड बाय 365। फर्दर यू विल मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, दैट इज 24 आवर्स, और उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय फर्दर 3600। आप ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बताएं कितने सेकंड्स आ रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सब लोग कैलकुलेट करें जल्दी से। सर 2365। 2.207। 2 पॉइंट, यस, सर 2365। 2.6 2 पॉइंट, यार मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बता रहे आप। सर 2.2 into 10 raised to चले power सर 9। 2.2। 2.36 into 10 raised to power 9। अच्छा, अब जो भी वैल्यू है इसकी करेक्शन ना करना, बस ये ठीक है वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू को भी सेकंड में कन्वर्ट करें। 300 सेकंड। 5 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। अब इतनी बात कंफर्म है कि भाई इनका लाइफ टाइम इतना कंफर्म है। ऑन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ पर्सन इज दिस मच सेकंड, एंड ऑन एवरेज द लाइफ टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज दिस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फाइंड आउट करें। ठीक है, इस केस में अगर मैंने प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फाइंड करनी हो तो मैं उसका सिंबल लैम्डा यूज करता। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी 2.4 into 10 raised to power 9। फाइंड आउट दिस वैल्यू। यस, दूसरे की फाइंड करें, 1 डिवाइडेड बाय 300।
यस दोनों वैल्यूज पहले की आ रही है 4.16 और दूसरे की 10 आ raised रही है power minus 10 और दूसरे की आ रही है सर 0.333 0.003 0.003 0.003 0.003। अब पहले की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इज वेरी वेरी लेस, बहुत ज्यादा छोटी है, और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ डिके ऑफ डेथ इस केस में बहुत ज्यादा लार्ज है। इसका मतलब ये हुआ जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है, ठीक है, जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है उसकी डिके की प्रोबेबिलिटी कम है, वो इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, और जिसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा लेस है, ठीक है। इसको प्लीज जरा ध्यान से फॉलो करें। सो व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद हाफ लाइफ? इज इट Inversely इनवर्सली proportional. प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यस यू आर राइट। Inversely proportional. यस, अगर मैं इसका रिलेशनशिप विद हाफ लाइफ लिखता हूँ तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। so I will say that decay constant is inversely proportional to half life, ठीक है, this is inverse relationship, ठीक है। what if I introduce equality sign? जी बच्चों, जब इक्वल टू होगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट इज 0.693. 0.693 और इसको अभी हमने डेरिवेशन से भी प्रूव करना है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम lambda equals 0.693 divided by t half, 0.693 divided by t half. So this is the first equation which you have to memorize, ठीक है। होपफुली ये वाली इक्वेशन मेरा ख्याल है कि डाटा में भी गिवन है, तो आप लोगों ने इस सर इक्वेशन वो कभी कभी फ्रीक्वेंसी को ln 2 भी लिखता है ln3 सॉरी ln2. ln2 भी लिखता है, वो मैं आपको जब डेरिवेशन कराऊंगा तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन तब आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक बच्चों हमने दो क्वांटिटीज पढ़ ली है और उसके दरमियान रिलेशनशिप पढ़ लिया है। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर। अच्छा, अब मैंने आपको एक थर्ड क्वांटिटी बताई थी जिसको हमने इसमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, एंड दैट थर्ड क्वांटिटी इज एक्टिविटी, ठीक है। दो चीजों की डेफिनेशन हो गई है, उनको पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर दोबारा से नीचे जाएंगे एक्टिविटी पे, ठीक है। फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ, इसको यहीं पे याद कर लें। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इज the time taken for the number of undecayed nuclei to reduce to half, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिके कांस्टेंट की आपने क्या डेफिनेशन याद कर ली यहीं पे? इट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ डिके ऑफ गिवन न्यूक्लियस। बच्चों बताएं, वन न्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पे या मोर देन वन न्यूक्लियाई की बात हो रही है? सर सिंगल जी न्यूक्लियर। जी, सिंगल न्यूक्लियस की बात हो रही है। सो नेक्स्ट इज द क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। एक्टिविटी की मैंने आपको क्या बताई थी? ओ लेवल्स में एक्टिविटी का क्या नाम पढ़ा था हमने? काउंट रेट। जी, इस केस में हम काउंट रेट को ही एक्टिविटी कहेंगे। अब देखते हैं कि एक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है। जी बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, व्हाट यू विल टेल मी कि व्हाट इज एक्टिविटी? यस, Number of radioactive emissions per unit time. Radioactive nuclear disintegration per unit time. 100% Number ठीक है। of nuclei decay per unit time is activity. नंबर ऑफ, Simple. जो आपने बताया मैं वही लिख रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट डेफिनेशन बताई है आपने। नंबर ऑफ Nuclei decay per unit time. न्यूक्लियर डिकेज या नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डिकेज, number of radioactive decays per unit time, perfect, ठीक है। सर ये मेरी सही थी, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम। डिसइंटीग्रेशन नहीं लिखते हम, इसमें नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेज का वर्ड यूज करते हैं, ठीक ठीक सर। है। अगर आपने लेंथी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ गिवन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव डिकेज पर यूनिट टाइम। अब you have to tell me the relationship between activity and number of particles. Simple example, once again shift कर रहा हूं आपको मैं।
एक सिनेरियो के ऊपर। एक विलेज है जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है। लाहौर की ही विसिनिटी में एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है। क्या वहां पे डेली 400-500 डेथ्स होती होंगी? नहीं। रीजन बताएं। उसी तरह के लोग रहते हैं जिस तरह के लाहौर में रहते हैं। जी सर अगर बताएं। इतनी डेथ्स हो तो 2 दिन बाद पूरा विलेज खाली हो जाएगा। जी ठीक है। सो लेस डेथ्स इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ पर्संस लिविंग देयर। बिल्कुल ठीक समझ आ गई। और लाहौर में हर रोज 400-500 डेथ्स क्यों हो रही हैं? बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लार्ज। सो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटी विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? Directly proportional. यस, जितने सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव Directly proportional. सब्सटेंस में पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतने रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होगा। और व्हाट शुड बी इट्स रिलेशनशिप विद डिके कांस्टेंट? जी, अगर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ज्यादा है तो पार्टिकल्स जल्दी से डिके करेंगे, एक्टिविटी वंस अगेन ज्यादा होगी, सर ठीक है। तो एक्टिविटी इज वंस अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज वेरी वेरी सिंपल, दैट एक्टिविटी इज इक्वल टू एन लैम्डा। सिंपल नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, जी सर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस केस? यस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन 1। दिस केस इज 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते, ठीक है। सो अब तक हमारे पास कितनी इक्वेशंस आ चुकी हैं? जी बच्चों, सर 2 सर। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। अब बच्चों आप लोग देखें, एक सिंपल ग्राफ स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो आप लोग लिखें ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर डिकेज। ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर डिकेज, ठीक है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी और सिर्फ 3 इक्वेशन ही हैं जो आगे फर्दर यूज होनी है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से अभी से समझ लें, ठीक है। इजी ग्राफ है, ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने ये ग्राफ देखा हुआ है, ठीक है। लुक एट दिस ग्राफ वेरी क्लोजली। द क्वांटिटी अलोंग y axis is number of undecayed nuclei, number of undecayed nuclei, and the quantity along x axis is time, ठीक है। Let's suppose at t is equal to 0 number of undecayed nuclei was equal to n naught। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ n naught, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका इसी पॉइंट पर आ जाएगा कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट t is equal to 0 n naught है, ठीक है। आफ्टर वन हाफ लाइफ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई in terms of n and n naught? जी बच्चों, this count will reduce to half, ठीक है। so this value will be 0.5 n naught, ठीक है। this value will reduce to 0.5 n naught। कहने का मतलब ये कि अगर इनिशियली 1000 अनडिकेड पार्टिकल्स थे, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ वो कितने रह जाएंगे? जी बच्चों, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ देयर काउंट विल रिड्यूस टू 500, ठीक है। तो आपका पॉइंट कहाँ पे प्लॉट करें फिर? योर पॉइंट विल बी प्लॉटेड here। What will be the new number of particles after second half life? जी बच्चों, 250. ये फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे तो इट विल बिकम 0.25 n naught in terms of n naught। यस, 1000 के रिस्पेक्ट से आपने बिल्कुल ठीक आंसर बताया, दैट आंसर विल बी 250, ठीक है। सो दिस काउंट विल रिड्यूस टू दिस वैल्यू। तो मैं आपका पॉइंट यहाँ पे प्लेस करूंगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ? यस, the number of particles will further reduce to 0.125 of initial number, so your point will be placed here, ठीक है। और what will happen after fourth half life?
the number of particles will keep on reducing to half and half. This will become 0.0625 of n naught. Your point will be placed here. ये आ गई आपकी बच्चों थर्ड हाफ लाइफ, 3 times half, और ये आपकी आ गई फोर्थ हाफ लाइफ. ठीक है, so you have placed your point here and here. ठीक है जी बच्चों, can I join these points with the help of a straight line? Yes. No. नहीं, because it is not a linear decay, it is an exponential सर decay. स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं रही. ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही. एक्सपोनेंशियल डिके शो करने के लिए आपको इनको एक कर्व से ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज शुरू वाले टाइम में एकदम से हाफ ही हो गए हैं, फिर क्वार्टर का डिक्रीज है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकती. ठीक है, योर ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अच्छा बच्चों, अगर इस लाइन को गौर करें, इस लाइन में आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं, ये स्मूथ लाइन नहीं है. ठीक है, these spikes are due to the randomness of the radioactive decay. ठीक है, sometimes spikes बड़े भी बने होंगे, which is representing that radioactivity is a random process. ठीक है, now the last equation is n equals n naught e raised power minus lambda t. ठीक है, so this is your third and last equation of radioactive decay. ठीक है, n equals n naught e raised power minus lambda t. ठीक है, where n is number of undecayed particles या undecayed nuclei Nuclear. after time t. After time t. ठीक है, where n naught is initial number Original of number of undecayed undecayed particles. nuclei. Yes, initial number of undecayed nuclei. ठीक है, lambda is value of decay constant. ठीक है, and t is the value of time, कि जितने टाइम के बाद आप number of undecayed particles find कर रहे हो. ठीक है, any questions up till now? Clear है बच्चों? अब सर ये इस डिके का एक नाम बताया था आपने, इस ग्राफ का, वो क्या है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज बताया था मैंने. ठीक है, जहां पे भी ई आ जाए ना, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का होता है. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे भी चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें ये यूज होना है. ठीक है, अच्छा अब इसकी मैं जनरल फॉर्म लिख सकता हूं इस वाली इक्वेशन की. आई कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू x नॉट e रेज्ड पावर माइनस लैम्डा टी. बिकॉज जिस रेट से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिके कर रहे हैं उस रेट से एक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी ना. तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि न्यू एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी e रेज्ड पावर माइनस लैम्डा टी. ठीक है, अब मेरे साथ जल्दी से इक्वेशंस रिवाइज करें कि आप लोगों ने कौन कौन सी इक्वेशंस पढ़ी हैं. सर ये ये सबसे पहले ग्राफ का जो जी सही है सर, कुछ नहीं. ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखते जाएं बच्चों. ठीक है, आपके पास तीन इक्वेशंस कौन कौन सी आ गई. lambda is एक तो equals आ गई to लैम्डा इज इक्वल टू ग्रेडियंट एक्टिविटी होगा, राइट सर? इसका 0.0693 over t1 by 0.693 डिवाइडेड बाय, इसका ग्रेडियंट कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा बच्चों. इस ग्राफ कुछ की भी नहीं ग्रेडियंट से होगा. नहीं, कुछ भी नहीं होगा. इस ग्रेडियंट से कुछ भी नहीं मिलने वाला, इक्वेशन से मिलेगा. फोकस ऑन द इक्वेशंस. द फर्स्ट इक्वेशन वाज decay constant is equal to 0.693 divided by half life. Second equation was activity equals, yes, n lambda sir. n lambda. And third equation is A is equal to n is not equals to n n naught is e equal raised by to minus lambda t. n naught e raised power minus lambda t. ठीक है, अच्छा एक की डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट की डेरिवेशन अभी आगे जाके आएगी. ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कहता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन को यार जरा प्रूव करके देखते हैं कि ये सही प्रूव भी होती है कि नहीं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके लेट सपोज इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, लेट सपोज 1024. अब मुझे बताएं कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये पार्टिकल्स कितने रह जाएंगे, इसका हाफ करके बताएं. Sir 512. 512. सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ये पार्टिकल्स कितने रह जाएंगे.
256 Sir, 261. 256 256 होगा। ठीक है 256. कैलकुलेटर से करें ऐसे ऑरली ना बताएं मुझे जी नेक्स्ट बताएं कितने रह जाएंगे 128. 128 128 और उसके बाद कितने रह जाएंगे 64. 64 जी 64 64. 64 अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैंने 32. फाइंड आउट करने जी एंड सो ऑन मैं कह रहा हूँ कि मैंने फाइंड आउट करने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाते हैं ठीक है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन नॉट इन दिस केस Sir, 1024. 4 ठीक है तो मैं यहाँ पे 1024, लिख रहा sir. हूँ एन नॉट इज इक्वल टू 1024 मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं आफ्टर 3 हाफ लाइव्स ठीक है तो मेरे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है दैट इज n इक्वल्स n नॉट e रेज्ड पावर माइनस लैम्डा t ठीक है सो आई विल राइट जरा ध्यान से देखें n इक्वल्स n नॉट e रेज्ड पावर माइनस लैम्डा t ठीक है नेक्स्ट स्टेप जरा ध्यान से देखना मुझे बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नॉट द वैल्यू ऑफ n नॉट इज 1024 1024. e रेज्ड पावर लैम्डा का फॉर्मूला देखिए फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है 0.0693 over half life. 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ यस Sir, 3 half life. 3 हाफ लाइफ तो इस केस में कुछ कैंसलेशन हो रही हैं जी, sir, half life half will be life, half life. cancelled out with half life so number of particles n will be equal to 1024 multiplied by e raised to power minus 0.693 multiplied by 3 अब e is a function which is exponential you all know that is present in your calculator substitute this expression in your calculator to give me the value of n after 3 half lives Sir, 128.056. so this is equal to 128 which we have to produce कि हमें ये देखना था ये equation work कर रही है कि नहीं ठीक है you know that the value of n is 128 after 3 half lives ठीक है तो ये इसको मैंने हाफ लाइफ की टर्म में ही आपको समझा दिया कि ये वाली इक्वेशन आपको राइट आंसर देगी ठीक है अब इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं जरा ध्यान से देखिएगा डेरिवेशन इन दिस डेरिवेशन वी हैव टू शो दैट n इज इक्वल टू n नॉट e रेज्ड पावर माइनस लैम्डा t इस वाली इक्वेशन से आपने प्रूव करना है दैट द वैल्यू ऑफ decay constant is equal to 0.693 divided by half life ठीक है अच्छा okay tell me what will be the value of n after first half life Sir, yes n not over 2 yes n after first half life will be equal to n नॉट डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज जो भी इनिशियल नंबर पार्टिकल होगा वो हाफ से रिड्यूस हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन में टाइम को रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ से और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्लेस कर देते हैं n नॉट बाय 2 n से not by 2 बिकॉज से हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो एग्जैक्टली हाफ रह जाते हैं ठीक है so this is the substitution we are going to do in the above equation so help me writing down the equation मैं इसको दोबारा से इक्वेशन दोबारा से लिख लेता हूँ n is equal to n n not नॉट over 2 e raised power minus lambda t अब इसमें substitutions करवाएं yes n not over 2 n नॉट over 2 is equal equals to be n not n नॉट very good e raised to power minus lambda t half lambda t half ठीक n है not तो से जो कट जाएगा जी न्यू सब्स्टिट्यूशन हमने क्या की है न्यू सब्स्टिट्यूशन सर हमने n not by 2 n नॉट बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया है n की जगह n t और half t की जगह t हाफ सब्स्टिट्यूट किया है yes you are right that n naught will be cancelled out with n naught you will be left with 1 over half 2 is equal to 2 1 over 2 is equal to e raised power minus lambda e raised power half. half ठीक है अब e को एलिमिनेट करने के लिए you will take natural Sir, log at both sides take ln on both sides जी ln आप on both sides ln both sides पे लेंगे
नेचुरल Yes. लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। व्हाट इज द तो वैल्यू यहाँ पे ऑफ ln1 माइनस ln2 हो जाएगा। नहीं, ln2 माइनस ln2 ना करें, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके मुझे बताएं। ओके यस, 0.693. माइनस नहीं। 0.693 माइनस में आ रहा है, माइनस 693 0.693 आ रहा है। is equal to, you know that the value of ln e is equal to 1, तो यानी the कि value of माइनस ln e is equal 1 to होता है, 1, माइनस लैम्डा टी हाफ ही रहेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, सो ln e will be replaced by 1, ठीक है। और जो log वो e पीछे की आ पावर जाएगा। होती है वो नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी विल राइट माइनस लैम्डा टी हाफ। अब दोनों साइड पे क्या चीज कॉमन है, माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन जो दोनों साइड्स पे कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। एंड टी नाउ हाफ यू इज कैन इक्वल टू मेक 0.693। लैम्डा सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, सो लैम्डा विल बिकम 0.693 divided by t half, ठीक है। सर अच्छा, अगर हमको 0.693 के बदले ln2 शो करना हो, okay, for that you will do this, help me write down this step once again। ln1 minus ln. जी आप मुझे ये वाला स्टेप वही दोबारा से लिखवाएं, शुरू से दोबारा से करते हैं, शुरू से देखें दोबारा से। n इक्वल्स n नॉट e रेज्ड पावर माइनस पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टी, n इज इक्वल टू n नॉट बाय 2, ठीक है। n नॉट ओवर 2 इज n इक्वल टू नॉट e रेज्ड पावर n नॉट माइनस e रेज़ पावर लैम्डा माइनस लैम्डा टी हाफ। टी हाफ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, n नॉट से कैंसिल आउट हो गया, व्हाट यू आर लेफ्ट विद, हाफ इज इक्वल टू बी हाफ इज e इक्वल रेज़ टू, टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। और अगर e को डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो उसकी पावर का साइन चेंज होगा, यस यस। तो पावर का साइन चेंज करें, क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर लैम्डा टी हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस लैम्डा टी मल्टीप्लाई हाफ कर इज दें, इक्वल टू 2 लैम्डा टी हाफ is equal to 2। now take natural log on both sides, ठीक ठीक सर हो गया। ठीक है। अब इसको कंप्लीट भी कर लें, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln e, ln e विल बी रिप्लेस्ड बाय 1, और जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln e विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 टाइम्स ln2, ठीक है। मेक लैम्डा सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय, यस, 0 t हाफ, ठीक है, which is further equal to 0.693 divided by t हाफ। आपने मुझसे ये वाली डेरिवेशन पूछी थी, मैंने आपको ये फर्स्ट हाफ करवा दिया।